ओके, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट साइटोस्केलेटन और उसके तीनों पार्ट की बात करेंगे, माइक्रोफिलामेंट की भी, उसके इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो सबसे पहले हम टॉपिक उठा रहे हैं माइक्रोफिलामेंट का, जो 8 नैनोमीटर का है। माइक्रोट्यूब्यूल देखो 25 का है और इंटरमीडिएट इन दोनों का 8 का और 25 के बीच का 10 है। तो ये वाला स्ट्रक्चर 10 नैनोमीटर का मिलता है, इसलिए इसको नाम दे दिया इन दोनों फिलामेंट्स के बीच वाला इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट से ज़्यादा है, माइक्रोट्यूब्यूल से कम है। तो हम उठा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक माइक्रोफिलामेंट का। माइक्रोफिलामेंट का क्या करेक्टर होता है कि ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग वाला स्ट्रक्चर। अगर याद रखो, प्लांट और एनिमल में हमने एनिमल के अंदर पढ़ा था कि कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है एक्टिन से। तो वो क्या था, वो फरो बनाता था क्लीवेज के लिए। तो मतलब पता चल जाएगा इसके अंदर एक्टिन आने वाले हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर है, अंदर से पूरा भरा हुआ है, कॉन्ट्रेक्टाइल है, सेल की शेप और मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लीनियर बंडल है, मतलब ऐसे होगा लीनियर, और इसके अंदर इस बंडल में ना 2 हेलिकल चेन होगी, 2 अल्फा हेलिक्स होंगे। ठीक है, और ये प्लाज्मा के कॉर्टेक्स से अटैच रहता है, ये पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके प्रोटीन की बात करें तो इसका मेन प्रोटीन है एक्टिन प्रोटीन, जो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। इस एक्टिन प्रोटीन के कोई सब यूनिट नहीं है। इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, जो माइक्रोफिलामेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर, अगर मैं माइक्रोफिलामेंट की बात कर रही हूँ और इस माइक्रोफिलामेंट में मैं क्या देखूँ कि जो हमारा क्या है, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड यूज़ होता है माइक्रोफिलामेंट पे, वो होता है एटीपी, इसको चार्ज करने के लिए। मतलब एटीपी का क्या रोल होता है, एटीपी की वजह से ये जो एक्टिन है ना, वो अपनी जी और एफ फॉर्म में रह पाता है। एटीपी लग गई है तो क्या हो जाएगा, वो अपनी किस में आ जाएगा, एक्टिव फॉर्म में आएगा और जी एक्टिन बनाएगा। लेकिन एटीपी निकल गई है तो वो एफ एक्टिन बनाएगा। उसके बाद आता है प्रोटीन की पोलैरिटी के बारे में बात करते हैं। ये जो जी एक्टिन होता है ये पोलर होता है। पोलर कैसे होता है, जैसे ये है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक हेलिकल चेन है, ये दूसरी हेलिकल है, ठीक है, और ये राइट हैंडेड में है। तो इसका नेगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। नेगेटिव पॉइंट पे जैसे ये जो लगे हुए हैं ना जी एक्टिन, ये कैसे है, ये एटीपी बाउंड है। अगर ये एटीपी बाउंड है तो ये जी कहलाएंगे, जी एक्टिन। ठीक है, अगर ये निकल जाएगा ना, अगर कोई भी प्रोटीन की वजह से इसका एटीपी रिमूव हो जाता है और क्या आ जाता है एडीपी, तो ये इसके साथ बाउंड नहीं रहेगा और ये यहाँ आ जाएगा अलग से। और कैसा है ये एडीपी। अगर वापस से कोई प्रोटीन आता है और उसको एडीपी को चेंज करके एटीपी कर देता है तो ये वापस ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये साइकिल बन रही है ना ट्रेडमिलिंग की तरह, ऐसे वापस बार बार घूम के आ रहा है, तो वही है। ठीक है, तो जी एक्टिन के बारे में क्या है, इसके नेगेटिव एंड होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है। जो नेगेटिव है ना उसको हम पॉइंटेड एंड या स्लो एंड भी कहते हैं, और जो पॉजिटिव एंड है उसको हम बार बार या फास्ट एंड भी कहते हैं। हमें ये कैसे पता चला, क्योंकि ये जो हमारे 2 हेलिकल चेन थी ऐसे, ये मान लो इसका नेगेटिव है और ये मान लो इसका पॉजिटिव एंड है। तो जब हमने क्या करा, इस पॉजिटिव एंड को कवर कर दिया ना, इमेजिन यहाँ से भी कोई पॉलीमराइजेशन या डीपॉलीमराइजेशन नहीं हो रही है इस वाले एंड से, तो क्या होगा, इसके ऊपर 0.6 की रेशो से पॉलीमराइजेशन हो रही है नेगेटिव एंड पे। इतना करने के बाद वो इसके बराबर आ रहा है, इस पर 0.1 हो रहा है। ठीक है, और सेम ही ऐसे अगर मैं क्या ले रही हूँ, यही नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अगर मैं नेगेटिव एंड को कवर कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे 0.1 हो रहा है। मतलब इसको तो 0.6 लग रहा था इस वाले एंड को, इसको 0.1 लग रहा है। तो अगर इसमें मैं 5 मॉलिक्यूल दूंगी पॉलीमराइज के लिए तो यहाँ पे 30 करने पड़ेंगे। ठीक है, ये है इसका मतलब क्रिटिकल कंसंट्रेशन का, तो ये होता है। तो फिर इसमें और क्या क्या बात हो रखी है, नेगेटिव वाले पे सीसी 0.6 होगी, पॉजिटिव वाले पे वो 0.1 होगी, और बार बार फास्ट एंड होता है। कैपिंग एक्सपेरिमेंट से पता चला। स्ट्रक्चर क्या होता है, जी एक्टिन फाइब्रस फिलामेंट है, 2 हेलिकल होते हैं इसके पास, 2 फाइब्रस फिलामेंट होते हैं, उसको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। फॉर्मेशन कैसे हुई, सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लिएशन होता है। न्यूक्लिएशन कैसा होता है, लैग फेज में हो रहा होता है, स्लो होता है बड़ा धीरे धीरे, और एटलीस्ट 3 न्यूक्लियाई चाहिए होते हैं इस पूरे ऐसे सर्कल सर्कल हेलिकल बनाने के लिए। एलोंगेशन फास्ट होता है, लॉग फेज। फिर स्टेडी स्टेट आ जाती है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है इस फेज में, जितने की ज़्यादा पॉलीमराइजेशन हो रही होती है उतनी ज़्यादा डीपॉलीमराइजेशन होती है। और अगर न्यूक्लियाई ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, तो ये जो लैग फेज है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई बना रहा था, तो वो अगर ऑलरेडी मिल गई है तो डायरेक्ट वो होएगा, लॉग फेज आएगा और फिर स्टेडी आएगा। उसके बाद इसके अंदर कुछ फ्री प्रोटीन देखना है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कैसे डिसाइड होती है। जैसे या मान लो अब यहाँ क्या कहानी चलती है, ये हमारा फिर से ही क्या है, एक हेलिकल चेन है ये और एक हेलिकल चेन है ये इसका पॉजिटिव एंड, ये इसका नेगेटिव एंड। तो क्या हो रहा है, नेगेटिव एंड पे कॉफिलिन नाम का प्रोटीन आता है और वो इसकी ये जो एटीपी बाउंडेड मतलब जी एक्टिन है इसको रिमूव कर लेगा, और जी एक्टिन हमारा आ जाएगा यहाँ। लेकिन ये कैसा होएगा, एडीपी, क्योंकि कॉफिलिन ने यही करा है, एटीपी हटा के एडीपी करती है। फिर इसको ठीक करने के लिए क्या आएगा, प्रोफिलिन आएगा, ये इसको गैप एक्टिविटी होती है, और ये इस जी एफ एक्टिन को, यहाँ पे ये क्या था जी एक्टिन, यहाँ क्या बन जाएगा एडीपी की वजह से एफ एक्टिन, तो ये एफ एक्टिन को जी एक्टिन में बदल देगा, वापस एटीपी लगा देगा, और एटीपी लगने के बाद ये एटीपी बाउंड है एटीपी, ये चला जाएगा पॉजिटिव एंड की तरफ, और वापस इस पूरी चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रेडमिलिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको क्या चल रहा है। ये कॉफिलिन क्या करता है, डीपोलराइज करता है, जीएडीपी कर देता है। प्रोफिलिन क्या करता है, पॉलीमराइज करता है, जीएटीपी कर देता है। थाइमोसिन क्या करता है, जो प्रोफिलिन ने पॉलीमराइज कर रखा है ना, इसको इनहिबिट करता है, उसको बाइंड कर जाता है, जिसको भी पॉलीमराइजेशन में जानता है इस जीएटीपी को, जी एक्टिन को क्या कर देता है, ये
इनहिबिट कर देते हैं, साथ बाइंड होके। एक लेट्रेनक्लिन क्या होती है, ड्रग होती है, वो भी थाइमोसिन की तरह वर्क करती है। फिर क्या होता है डायनामिक इंस्टेबिलिटी। डायनामिक इंस्टेबिलिटी क्या होता है कि जितना ज़्यादा बन रहा है ना, ये देखो डायनामिक इंस्टेबिलिटी क्या होता है, एक मिनट। डायनामिक इंस्टेबिलिटी होता है पॉजिटिव एंड पे जितना ज़्यादा ग्रोइंग हो रहा है उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, श्रिंकिंग को एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से कभी वो बढ़ेगा ही नहीं। अगर मेरे पास ये है एक, मैं इसी को मान रही हूँ, इसी के अंदर ये देखो अल्फा है, ये बीटा है, मैं सॉलिड स्ट्रक्चर को मान रही हूँ माइक्रोफिलामेंट, तो क्या है, ये इसका नेगेटिव एंड है, ये इसका पॉजिटिव एंड है, तो यहाँ पे तो 0.6 जब करो तब जाके यहाँ पे इसके बराबर होता है 0.1, लेकिन मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव एंड पे जो जा रहा है ना उतना ही वो उसको निकाल भी रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा, और स्लो एंड तो इतना क्या ही कर लेगा, तो धीरे धीरे क्या होगी, श्रिंकिंग ही होगी, इसको बोलते हैं डायनेमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद डायनामिक इंस्टेबिलिटी आ गई। अब करते हैं, मैंने बताया था ना इसमें अगर न्यूक्लियाई ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमारा लैग फेज, ये वाला फेज एलिमिनेट हो जाएगा। तो न्यूक्लियाई का क्या क्या है इसमें, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये फिर से एक हेलिक्स है और ये सेकंड हेलिक्स है, तो ये क्या है, एक माइक्रोफिलामेंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस ऑलरेडी बने, जब ऑलरेडी बना होता है ना माइक्रोफिलामेंट, तो क्या होता है यहाँ पे कुछ प्रोटीन आते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस वाली साइड पे ये प्रोटीन आया, इसका नाम क्या है, ARP23। ठीक है, ये ARP23, ARP का मतलब है एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन, ये ARP23 इधर आया और इसने ये अभी इनएक्टिव पड़ा है, इनएक्टिव है ARP23, तो इसको ना वास्प चाहिए होता है। वास्प क्या होता है, विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम प्रोटीन। तो जब वास्प आएगा ना, तो वास्प क्या हेल्प करता है, वास्प के पास होता है WH2 डोमेन, कनेक्टेड डोमेन और एसिडिक डोमेन। ये 3 डोमेन की वजह से क्या करेगा वास्प, इसको एक्टिवेट कर देगा, ARP एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन 2 और 3 को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, वास्प आया, वास्प लगा ARP23 से, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस कलर से बना देते हैं, ये वास्प आके लग गया, ठीक है, ARP23 से। जैसे ये लगा तो ये जो वास्प है ये क्या करेगा, ये तो इसको देता है 70 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल बनाता है वास्प, और ARP ये दो क्या है, ये ARP है, इसके नीचे वास्प लगा हुआ है, ये हेल्प करता है आगे पॉलीमराइजेशन के लिए, ARP23। ठीक है, तो यहाँ से न्यू साइकिल बन जाएगी। तो अगर अब देखा जाए ना, तो एक तो ये रहा हमारा और एक ये रहा माइक्रो फिलामेंट, तो अब इसको अलग भी करना है। अब यहाँ पे आएगा कैप जेड आके इसको अलग कर देगा और ये ऐसे अलग हो जाएगी एक। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या बात कह रखी है यहाँ पे, एक्टिव रिलेटेड प्रोटीन ARP अगर ऑलरेडी बना हुआ है एक माइक्रोफिलामेंट, तो उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करके दूसरा बनाना है हमने। एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन है ARP2 और 3, ये इनएक्टिव होता है, विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम प्रोटीन वास्प आता है, इस वास्प ARP23 के साथ मिलता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वास्प के पास VH2 डोमेन, करेक्टर और एसिडिक डोमेन होता है। वास्प का काम होता है 70 डिग्री पे उसको अलाइन करना, ARP का काम होता है जहाँ पे उसने अलाइन करके दिया 70 डिग्री पे, उस पर माइक्रोफिलामेंट उसके न्यूक्लियस को यूज़ करके उसको न्यूक्लियस पे अटैच करना और पॉलीमराइजेशन करना, फिर कैप्साइड उसे डिटैच करते हैं। ये तो था अगर ऑलरेडी बना हुआ है। अब अगला आता है हमारा अगर हमें न्यू बनाना है। ठीक है, अगर बिल्कुल न्यू, अब नेक्स्ट आता है अगर हमें बिल्कुल न्यू बनाना है, हमारे पास है ही नहीं, तो जो प्रोटीन यूज़ होता है ना तब होता है फॉर्मिन प्रोटीन। फॉर्मिन प्रोटीन का क्या पार्ट होता है, ऐसा पार्ट होता है, विस्कर की तरह का होता है फॉर्मिन प्रोटीन। विस्कर क्या होता है, ऐसा होता है और उसके अंदर विस्क होती है ना चीज़ें, तो कैप्चर करता है जी प्रोटीन को। कैप्चर कैसे करता है, सबसे पहले जी प्रोटीन हमारा एक्टिव होना चाहिए, तो पहला स्टेप तो हमारा यही है कि प्रोफिलिन था, जो प्रोफिलिन क्या कर रहा था, ATP दे रहा था। ठीक है, ATP लगा रहा था जी एक्टिन पे, ये जी प्रोटीन है, सबसे पहला काम है इसको कैप्चर करना और इसको जी प्रोटीन को एक्टिवेट करना ATP लगा के, और उसके बाद ये जो जी एक्टिन है, जी प्रोटीन है जी एक्टिन, और फिर सेकंड काम है इसके पास ना 2 डोमेन होते हैं, ये जो ये लाइन दिख रही है इससे, एक तो ये वाला डोमेन ये, और एक होता है ये वाला डोमेन, ये इस विस्कर का, ये फॉर्मिन प्रोटीन है, इस विस्कर के पास 2 डोमेन होते हैं, FS1 और FH2। ठीक है, जो FH1 होता है ना वो प्रोलीन रिच होता है, उसका काम होता है एलोंगेशन करना, जो प्रोफिलिन ATP आ रहा है उससे एलोंगेट करते चलना, पर एलोंगेट कब होएगा, पहले उसके पास न्यूक्लियाई तो होनी चाहिए, तो FH2 डोमेन का काम होता है न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करना, और बेस पे पॉजिटिव एंड रहता है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है बाय कैप्जेड ना आ जाए, वरना वो डिटैच कर देगा इसको। ठीक है, इसलिए प्रोटेक्शन होती है ये पॉजिटिव एंड की। तो यही था इसके अंदर, और क्या है, अब हम देख लेते हैं इसके बाइंडिंग प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट की बात चल रही है, और माइक्रोफिलामेंट से क्या क्या बाइंड कर सकता है, अल्फा एक्टिनिन, ये हमने उसमें पढ़ा था जो हमारा ECM वाला था, सेल एडिशन मॉलिक्यूल। एक्टिन आपस में कैसे जुड़े होते हैं एक सेल से दूसरे सेल, अल्फा एक्टिनिन होता है बीच में। ठीक है, फ्लैमिन होता है, फ्लैमिन क्या करता है, क्रॉस लिंक का काम करता है। एक्टिन की बात चल रही है, उसके बाइंडिंग प्रोटीन, एक्टिन से क्या क्या बाइंड हो सकते हैं, या तो फ्लैमिन हो सकता है जो क्रॉस लिंकिंग का काम करता है, अल्फा एक्टिनिन जो लूज पैक करता है, एक्टिन जेड लाइन, ये जेड लाइन में होता है, वो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना वो वाली जेड लाइन है ये। फिम्ब्रिन हाईली पैक, अगर एक्टिनिन है तो लूज पैक, फिम्ब्रिन है तो हाईली पैक। कैपिंग जेड, इसका तो पॉजिटिव एंड से प्रोटेक्ट करने का काम होता है, क्योंकि कैपजेड जो है ना, ये कैपजेड ये क्या करता है, पॉजिटिव एंड को ही डिटैच करता है, लेकिन अगर उसका कैपिंग आ जाए तो कैपजेड तो नहीं काम करेगा, तो पॉजिटिव एंड हमारा प्रोटेक्ट रहेगा, तो ये उसी के बारे में बता रखा है। कैपिंग कैपजेड पॉजिटिव एंड को प्रोटेक्ट करता है, सेम ऐसे ट्रैपोमोड्यूलिन नेगेटिव एंड को प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है स्पेक्ट्रिन, एनकाइरिन और बैंडफोर, ये RBC के प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के प्रोटीन है, स्पेक्ट्रिन, एनकाइरिन, बैंडफोर, इनको अंदर एंकर करने के लिए फिलामेंट से
ये फिलामेंट से एंकर रहते हैं ये वाले प्रोटीन, तो ये एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन हो गए, ठीक है। उसके बाद जेलोसिन, जेल्सोइन, सेल्विन और क्या पॉजिटिव, ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं एफ एक्टिन के साथ, मतलब डीपोलाराइजेशन कराते हैं। आप कुछ ड्रग्स देख लेते हैं। ड्रग्स आएंगे, माइक्रोफिलामेंट की बात कर रही है तो 4 टाइप की ड्रग्स है। साइटोचलाइजिन बी और डी, ये पॉजिटिव एंड पे बाइंड करके उसका स्लो कर देंगे पॉलीमराइजेशन, क्योंकि पॉजिटिव एंड पे ही फास्ट होता है, तो अगर पॉजिटिव एंड छुप चुका है तो नेगेटिव एंड काम करेगा, जो कि खुद स्लो है, तो पॉलीमराइजेशन हो गई कम। साइटोचलाइजिन, फेलोइडिन, ये क्या करता है, बाइंड करता है एक्टिन से और इसका डीपोलाराइजेशन रोक देता है। मतलब अगर हमारा स्ट्रक्चर ये अल्फा है, ये भी अल्फा एक हेलिक्स बना हुआ है, ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है, तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, बाइंड कर लिया। अगर बाइंड कर दिया तो इसका यहाँ से डीपोलीमराइजेशन नहीं होएगा, तो फेलोइडिन क्या करता है, प्रिवेंट करता है। स्विन हॉल क्या है, सर्व करता है फिलामेंट को कि बनती रहे। लैंट्रन कोलिन क्या है, ये जीटीपी से बाइंड करता है और इनहिबिट करता है उसकी पॉलीमराइजेशन, जीएटीपी मतलब जी एक्टिन से। मोटर प्रोटीन की बात करें, इसके पास 2 टाइप के मोटर प्रोटीन होते हैं। पहले हम मायोसिन मोटर प्रोटीन की बात कर रहे हैं। मायोसिन 2 तरह के होते हैं, नॉन मस्कुलर और मस्कुलर। जो मसल्स में यूज होते हैं वो मस्कुलर, और जो उसके अलावा काम करते हैं वो नॉन मस्कुलर। मस्कुलर वाला ही 50% वेट बनाता है, ठीक है। नॉन मस्कुलर में मायोसिन 1, 3, 4 और 14 आते हैं। जो 2 वाला है वो हमारा मसल्स में आता है। उसके बाद हम नॉन मस्कुलर देख रहे हैं। नॉन मस्कुलर का काम क्या होता है, सीडोपोडिया है ना मीमा में, या फिर लेमोपोडिया जो लोकोमोशन के लिए चाहिए, उसका एक्सटेंशन कराना। एक्टिन है ना, साइटोस्केलेटन है ये, तो ये उसका क्या कराते हैं, एक्सटेंशन कराते हैं। कैसे कराते हैं, कोई सिग्नल आया, हमारा रैक एक्टिवेट हुआ, ठीक है, रैक एक्टिवेट, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ कोई, तो उसके बाद वास्फोर ARP2 ऑलरेडी बना हुआ है, वो वाला एक्टिवेट हुआ, तो एक्टिन बना देंगे, वही साइटोस्केलेटन बना देंगे ना 70 डिग्री बैंड करके, और लेमोपोडिया बन जाएगा और वो मूवमेंट कर लेगा। ये तो है नॉन मस्कुलर, मसल वाला काम नहीं है ये क्या है, मूवमेंट कराने के लिए है, ठीक है। उसके बाद है हमारा, एक सेकेंड, उसके बाद है हमारा फिलोपोडिया इन प्रोटोजोआ, या फिर लोकल एडहेशन कराना है हमें, तो सिग्नल आया, CDC42-48 एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर है ये CDC42, मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है, ठीक है। वास्फोर ARP2 एक्टिवेट हुआ, एक्टिन बना, फिलोपोडिया बना और मूवमेंट हो गई, तो ये नॉन मस्कुलर है मूवमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और है एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, जेलोसिन कॉफिलिन प्रोफिलिन। इसमें क्या है, IP3 डैक पाथवे चल रहा है, उसने कैल्शियम को एक्टिवेट करा, कैल्मिडीन और कैम्प काइनेस आया और एक्टिवेट हो गया ABP। ये जो कैम्प काइनेस और हमारा कैल्मिडीन है, ये एक्टिवेट कर रहा है एक्टिन बाइंडिंग के प्रोटीन को, और एक्टिन से कौन बाइंड करता है, जेलोसिन कॉफिलिन प्रोफिलिन, ये बाइंड करते हैं ना एक्टिन जी एक्टिन से, तो ये वही वाला है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ है, हाँ इसके अलावा ये है, इसमें क्या है, एक मिनट, ये स्ट्रक्चर, अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूँ, इसको ऐसे देखना है इस टाइप से, तो ये जो बीच में है, ये हमारे एक्टिन लगे हुए हैं, ये भी एक्टिन लगे हुए हैं, बीच में हमारे मायोसिन है, और मायोसिन किसकी बात कर रही हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, ये मस्कुलर है, मतलब मायोसिन 2 है, ये थिक फिलामेंट, एक्टिन पतले पतले है, जहाँ से एक्टिन जुड़े उसको जेड बोलते हैं, जेड लाइन, ठीक है, इसलिए एक्टिन में हमने जेड लाइन का जिक्र करा था। सबके बीच में मिडल में मायोसिन जिस पे लगे होते हैं मिडल लाइन पे, उसको एम लाइन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नेगेटिव एंड होते हैं दोनों एक्टिन के, वो एक सामने सामने होते हैं, पॉजिटिव एंड अटैच होते हैं, ठीक है। ये सार्कोमियर है, तो ये जो सार्कोमियर की लेंथ है ना, वो ऊपर नीचे होती है। सार्कोमियर की लेंथ मतलब ये आगे पीछे जाएगा, बट पूरा जो सेल है वो कंट्रैक्ट नहीं करता। सार्कोमियर के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से वो होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होएगी या रिलैक्स होएगी। अभी ये समझ आ जाएगा ये कैसे होता है। उसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया हमारा नॉन मस्कुलर पार्ट। अब हम बात करते हैं मस्कुलर पार्ट की, मतलब कि मायोसिन 2 की। मायोसिन 2 में क्या होता है, एक हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है। जो हैवी चेन होती है उसका एक पेयर होता है, और जो लाइट चेन होती है उसका 2 पेयर होता है, ठीक है। जो हैवी चेन होती है वो कैसे होती है, इसको मैं जूम कर लेती हूँ, वेट, वो होती है आइडेंटिकल, और जो हमारी लाइट चेन होती है 2 पेयर वाली, वो होती है नॉन आइडेंटिकल। अगर मैं सबसे पहले हैवी चेन और लाइट चेन का ट्रिप्सिन से ट्रीटमेंट कराऊंगी, तो मुझे जो मिलेगा प्रोडक्ट उसको बोलूँगी मैं मीरोमाइसिन। तो अगर मैं हैवी को कराती हूँ तो हैवी मीरोमाइसिन, और लाइट को कराती हूँ तो लाइट मीरोमाइसिन, ठीक है। हैवी को कराने के बाद मुझे जो मिलती है चीज़ों को मिलता है अल्फा, हैवी चेन और लाइट चेन ट्रिप्सिन से ट्रीट कराने पर। और अगर मैं सिर्फ लाइट को कराऊंगी तो फिर मुझे मिलेगा अल्फा। तो पता चल गया ना, लाइट के अंदर सिर्फ अल्फा यूनिट है। अगला है एंजाइम पेपेन। पेपेन से अगर मैं कराऊंगी तो मुझे मिलेगी S1 या SB1 फ्रेगमेंट, और यहाँ मिलेगी S2 SB फ्रेगमेंट। जो S1 है उसमें हेड होएगा और लाइट चेन होएगी, और जो ये है इसके अंदर सिर्फ अल्फा होएगा। ये भी बताती हूँ। देखो ये मायोसिन है, ये 2 हेलिक्स दिख रहे हैं हमें, और ये इनके हेड है, ठीक है। ट्रिप्सिन से जब ट्रीट कराया ना, तो लाइट चेन अलग हो गई, हैवी चेन में क्या आया, हेड आ गया, और ये थोड़ी सी हैवी चेन आ गई, ठीक है। ये मीरोमाइसिन से है। उसके बाद जब मैंने पेपेन से ट्रीट कराया ना, ये लाइट चेन तो अलग है ही,
इसमें ये जो हैवी चेन है वो भी अलग होगी और हेड अलग हो गए। तो जब हेड अलग हुए उसको S1 बोला, और जब हैवी चेन अलग हुई तो उसको S2 बोला, और लाइट चेन को L बोला। ठीक है, ये है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे वापस आए तो क्या है, ट्रिप्सिन मिरोमाइसिन में हैवी चेन और लाइट चेन में जब करा तो लाइट चेन अगर मैं देख रही हूँ तो सिर्फ मुझे अल्फा दिख रहा है, और हैवी में तो तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, अल्फा भी, हैवी भी और लाइट भी, हेड भी। ठीक है, तो अगर मैंने पेपेरिन से ट्रीट कराया तो आ जाएगा S1 सेगमेंट जिसमें हेड भी होएगा और थोड़ी सी चेन भी होएगी। लेकिन अगर मैं S2 को और दूसरा क्या फ्रेगमेंट आएगा S2 जिसमें सिर्फ लाइट चेन होएगी। ठीक है, देखो सिंपल सी बात ये है, इसमें ये ऐसे था, लाइक ये जो चीज़ है ना पूरी, ये एक लेंथ है, इसकी चेन है, टेल है, और ये इसके हेड है, और ये आ गई हमारी लाइट चेन। तो सबसे पहले क्या था, अगर मैंने ट्रिप्सिन का ट्रीटमेंट दिया है ना तो यहाँ से कट जाएगा और ये अलग हो जाएगी। ठीक है, और ये अलग हो जाएंगे। तो जो लाइट चेन है उसके अंदर हमारे पास अल्फा हेलिकल की ये रोड आएगी। ठीक है, और जो हैवी चेन है, हैवी चेन वाले हैवी मीरोमायोसिन में क्या आएगा, ये हेड आ जाएंगे, थोड़ी सी लाइट चेन आ जाएगी, और लाइट चेन की रोड आ जाएंगे, और ये लाइट चेन आ जाएगी, ये है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने पेपेरिन से ट्रीटमेंट दिया, अब कितना लेके चलना है, ये इसके यहाँ से अलग हो गई। ठीक है, पेपेरिन से ट्रीटमेंट दिया तो क्या होएगा, पेपेरिन क्या करेगा, पेपेरिन क्या करेगा, इसको फिर से S1 फ्रेगमेंट और S2 फ्रेगमेंट में वो कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो अब मेरे पास क्या आएगा, ये रोड अलग हो जाएगी, मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ से ये अलग हो जाएगा। तो जो ये चीज़ है ना, एक तो ये और एक ये जो हेड वाला रीजन है ये S1 फ्रेगमेंट है जिसके अंदर ये वाली चेन भी है। ठीक है, और एक रीजन ये है रोड वाला, ये अलग हो जाएगा, ये है S2 फ्रेगमेंट, यही था इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है हमारा साइटोकाइनेसिन और एक्टिन। मायोसिन रिंग कैसे बनती है, साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, अब वो पढ़ते हैं। 1954 में क्या था, एक स्लाइडिंग मूवमेंट मॉडल आया था जिसमें बताया गया था कि जो स्केलेटन मसल है ना वो किसकी बनी होती है, मायोफाइब्रल बंडल की। और मायोफाइब्रल बंडल में अगर देखो तो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है सार्कोमियर। उस सार्कोमियर के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर होने के बाद मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर होता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर एक रिसेप्टर है मेम्ब्रेन में, और जब उसके ऊपर न्यूरॉन आके लगता है ना, ये वाला न्यूरॉन, तो मेम्ब्रेन में क्या सिग्नल आता है कि भाई वो जो सिग्नल ला रहा था वो सिग्नल क्या था, मेम्ब्रेन को डिपोलराइज करो। इस डिपोलराइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है जो टी ट्यूब्यूल के थ्रू ट्रैवल करता है और अंदर जाके कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है विद इन मिली सेकेंड। 3 मिली सेकेंड में कैल्शियम ATPase पंप एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद क्या चलता है, ट्रोपोनिन आता है और टिक, ये कुछ वो है प्रोटीन, ये क्या करेंगे, ट्रोपोनिन और टिक ये करते हैं काल्मोडिन स्ट्रक्चर्स, मतलब कैल्शियम बाइंडिंग कुछ स्ट्रक्चर होता है काल्मोडिन, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें C आता है, I आता है और T, ये जो दिख रहा है ना टिक, C वाला क्या का काम क्या है, कैल्शियम से बाइंड करना, I का काम क्या है, इनहिबिट करना ट्रिप्सिन को और एक्टिन को, और T का काम है I और C के साथ रहना प्लस डिस्प्लेस करना ट्रोपोमायोसिन को, ताकि वो एक्टिन फ्री हो जाए। ये भी पूरी कहानी मैं दिखा दूंगी, दोबारा दिखा नहीं देती, पहले करते ही है वो वाली कहानी, देखते हैं। देखो इस ये है, ये वीडियो है, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, इसमें हमें क्या मिलता है, मायोसिन 2 देखने को मिलता है। स्केलेटल मसल में भी जहाँ जहाँ में ये देखो ये कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है, तो अब इसी को देख रहे हैं, ये सारे मायो ये क्या है, मसल फाइबर के बंडल है। स्केलेटल मसल के अंदर मसल फाइबर है, और ये एक पूरा एक सेल ले लिया हमने। अगर इसको खोलोगे तो इसके अंदर क्या है, ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर से न्यूरॉन का सिग्नल आया कहाँ पे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो सिनेप्टिक बल्ब है ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा सिग्नल। ट्रांसमिट होने के बाद क्या हो रहा है हमारा, अगर मैं एक मायोफाइबर निकालती हूँ तो इसके अंदर क्या है, ये पूरा ये एक सार्कोमियर की यूनिट है। ठीक है, अब इस सार्कोमियर यूनिट को देखते हैं। इस सार्कोमियर यूनिट में क्या चल रहा होगा, ये जो थिक फिलामेंट दिख रहे हैं ये तो है मायोसिन, और ये जो थिन फिलामेंट दिख रहे हैं ये है एक्टिन। या तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और या ये रिलैक्स होंगे। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये मायोसिन दिख रहा है और ये क्या है, ये एक्टिन है, ये बीच में M लाइन है, ये अभी दिखाई थी, और ये Z लाइन है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये जो सार्कोमियर है ना, सार्कोमियर की लेंथ छोटी बड़ी हो रही है। ठीक है, सार्कोमियर लेंथ छोटी बड़ी हो रही है, ना कि एक्टिन मायोसिन की। और ये कैसे वर्क करता है, ये देखो ये मायोसिन है, ये एक्टिन से अटैच हुआ और इसने इसको आगे करा, फिर अटैच हुआ, क्रॉस ब्रिज बनाया और इसने इसको अब फिर से क्या करेगा, ये इसको आगे करेगा। ठीक है, तो इसको ऊपर और नीचे होने में ये जो बैक फोर्थ मोशन है कुछ ना कुछ लग रहा होगा, एनर्जी की भी बात करेंगे। ऐसे ये आया और वैसे ये पीछे चला जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऐसे होती है। तो ये जो मायोसिन है ना, इसके पास क्या है, ये ATP है। ठीक है, ये ATP है, अगर ये ADP की फॉर्म में तो ये ऊपर जाता है। ठीक है, ATP यूटिलाइज होकर ये ऊपर जाएगा ADP की फॉर्म में। ठीक है, इसको आगे धक्का मारा इसने, अब क्या होएगा, वापस से जो ADP है ना ये चेंज हो जाएगा ATP में। ATP में चेंज जैसे होएगा, अब देखो क्या आ जाएगा, ATP आ जाएगा। जैसे ATP ये वापस नीचे आ जाएगा, फिर ये अपने ATP को यूटिलाइज करेगा और ADP में चलेगा, फिर ये ATP
ADP चल जाएगा, ATP आएगा और ADP यूटिलाइज करके ऊपर आ जाएगा। सेम ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या चलेगा, ये जो एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर क्या आएंगे, ये कैल्शियम है। कैल्शियम कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं हमारे, वो जो पाथवे बताया था उसके थ्रू कैल्शियम एक्टिवेट होंगे। एक्टिन के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है, ट्रोपोनिन, ये रहा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये एक्टिन से हमारे, एक्टिन के ऊपर ये सब लगा है। तो कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम किसी ना किसी सिग्नल के थ्रू रिलीज हुआ है और ये इस यूनिट पे जुड़ गया, ठीक है। कैल्शियम आके बाइंड हो गया, उसके बाद कैल्शियम बाइंड हुआ, यहाँ पे और भी ये बाइंडिंग साइट्स है। फिर ATP आएगा, ADP में टूटेगा तो ऊपर होएगा मायोसिन, फिर नीचे हो जाएगा ATP के आते, ये चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम आया कैसे आया था, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अंदर का, ठीक है। जब सिग्नल आया था ना, ये हमारा न्यूरॉन है, न्यूरो जंक्शन पे बना हुआ है। जब सिग्नल आया, इस सिग्नल ने क्या करा, ये मेम्ब्रेन पे लगा, सिग्नल रिलीज करा, और वो जो सिग्नल है वो टी ट्यूब्यूल के थ्रू, ये जो हमारा टी ट्यूब्यूल है इसके थ्रू ट्रैवल होएगा। जब इस टी ट्यूब्यूल के थ्रू वो ट्रैवल हो रहा है तो वो कैल्शियम को रिलीज करा रहा है, और कैल्शियम हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। तो अगर हम फिर से देखें, स्केलेटल मसल के अंदर मायोफिब्रिल बंडल है, उसके अंदर मायोफिब्रिल्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट उसके अंदर सार्कोमियर है, न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर से सिग्नल लेके आया, मेम्ब्रेन के रिसेप्टर उसके जंक्शन पे हुआ, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई, डीपोलराइज होने के बाद उसने एक इलेक्ट्रिक इंपल्स पास करा जो टी ट्यूब्यूल के थ्रू ट्रैवल हुआ, फिर एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम चैनल ओपन हुए, CATP से 3 मिलीसेकंड पर मतलब विद इन 3 मिलीसेकंड में क्या हो गया, एक्टिवेट हो गए। फिर जो एक्टिन है ना, एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन प्रोटीन है, उसके वो 3 टाइप्स के है, ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन और सी ट्रोपोनिन। सी का काम तो होता है कैल्शियम से बाइंड करना, ट्रोपोनिन का। आई का काम होता है ट्रोपोमायोसिन को इनहिबिट करना, टी का काम होता है और आई और सी को डिस्प्लेस कर देना ट्रोपोमायोसिन से, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन उसकी बाइंडिंग क्रॉस लिंक बनाने से रोक रहा होता है एक्टिन को मायोसिन से। तो एक्टिन अब फ्री हो जाएगा, अगर उसने ट्रोपोनिन पे कैल्शियम बाइंड कर चुके हैं तो एक्टिन फ्री हो जाएगा, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन को रोक देगा। तो मायोसिन का हेड पे ATP का हाइड्रोलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से हेड ऊपर आ जाएगा और एक्टिन से बाइंड करेगा और क्रॉस ब्रिज बनाएगा और इसको आगे धक्का मारेगा एक्टिन को, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन क्या करता था, ये जो ब्रिज बनता है ना, ये पावर स्ट्रोक इसको रोकता था, लेकिन अब तो ये ब्लॉक हो चुका है ट्रोपोमायोसिन खुद, क्योंकि ट्रोपोनिन पे कैल्शियम बाइंड हो गया। तो जब भी ATP रीबाउंड होएगा तो मायोसिन नीचे आ जाएगा और ये ट्रोपोमाइन ब्लॉक कर देगा फिर से पावर स्ट्रोक। फिर ऐसी हाइड्रोलिसिस होगी और ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक होएगा और ट्रोपोनिन एक्टिवेट करेगा एक्टिन को। यही चलता रहेगा और ऐसे ये आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, फिलामेंट का स्ट्रक्चर। अब हम करते हैं हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर का होता है, होलो होता है, होलो होता है, अंदर से सिलेंड्रिकल होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, जैसे बीच में कॉन्ट्रैक्शन होती है, हेलिकल लैटिस होता है। इसके पास ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है जो हेटेरोडाइमर है, मतलब अलग अलग 2 यूनिट है। 50 किलो डेल्टन का ग्लोबुलर, वो भी जो जी एक्टिन था ना हमारा, वो भी ऐसा ही था, अगर दोनों को कंपेयर करते चले। यहाँ एक्टिन था, यहाँ ट्यूबुलिन है। इसके पास तो कोई यूनिट नहीं थी, इसकी अल्फा और बीटा, क्योंकि हेटेरोडाइमर है तो इसके पास अल्फा बीटा यूनिट है, ठीक है। वहाँ पे ATP लग रही थी न्यूक्लियोसाइड, उसको चार्ज करने में, यहाँ पे GTP लग रही है। मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम और कैल्शियम आयन भी है साथ में। फॉर्म्स इसकी जी एक्टिन और एफ एक्टिन थे, इसकी कोई फॉर्म नहीं है, इसके पास बस डाइमर है। यहाँ पे जी एक्टिन पॉलीमराइज थे, यहाँ ट्यूबुलिन पॉलीमराइज है, क्योंकि उसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव एंड है। नेगेटिव एंड उसको बोलते हैं जो अल्फा यूनिट है, और पॉजिटिव एंड उसको जो बीटा यूनिट है। बीटा से बारबेड याद रखना, बारबेड फास्ट एंड होता है, पॉइंटेड स्लो एंड होता है। स्लो मतलब उसको 0.6 लगेगी तब जाके वो 0.1 के बराबर होएगा। कैपिंग एक्सपेरिमेंट से इसके बारे में भी पता चला था, यही वाली बात जो बताया फास्ट और वो। यहाँ पे अल्फा ट्यूबुलिन की क्या बात हो रही थी कि ये 2 फिलामेंट से बनाई, लेकिन ये बीटा अल्फा और बीटा अल्फा जी एक्टिन की बात हो रही थी। यहाँ अल्फा और ट्यूबुलिन की बात हो रही है, ये प्रोटोफिलामेंट का बना और 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, जो कि राइट हैंडेड है, ये भी राइट हैंडेड था। इसमें सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट सब होता है। ये होता है सिंगलेट या डबलेट, ये जो दिख रहा है पूरा ये सिंगलेट है। अगर ये होता है इसके साथ तो ये डबलेट होता, और ये तीनों है तो ये ट्रिपलेट है। इसमें क्या पता होना चाहिए, देखो अगर मैं इसको मार्क कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं सिंगलेट के केस में। लेकिन ये 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसी के कुछ काउंट हो जाएंगे, इसमें 10 या 13 होंगे, ओ सॉरी 11, और इसमें भी 10 या 11 होंगे। तो ये ट्रिपलेट बना लेगा, ये डबलेट बना लेगा, ये सिर्फ सिंगलेट बनाएगा। तो ये है इसमें। डबलेट जो होता है वो होता है सीलिया और फ्लैजिला के केस में, ट्रिपलेट होता है बेसाल बोटी या सेंट्रियोल के। यहाँ मैं फ्लैजिला और सीलिया की बात कर रही हूँ जो लोकोमेट्रिक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर एक्टिन में बात करें ना, मतलब माइक्रोफिलामेंट में, तो इसमें क्या था, फिलोपोडिया, लेमोपोडिया, सीडोपोडिया, ये था लोकोमोशन के लिए, पैर बना रहे थे, पोडिया बना रहे थे। यहाँ सीलिया और फ्लैजिला बैक्टीरिया वाले, ठीक है, और उनका बेसल बॉडी और सेंट्रियोल। सेम ऐसे इसकी भी न्यूक्लिएशन की बात करें तो शुरू में स्लो है, इसमें 3 लगती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एलोंगेशन है, एलोंगेशन है, स्टडी। क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो फ्री प्रोटीन से पता चलता है। ट्रेडमिलिंग है, वापस घूम के आ जाता है। डायनेमिक इंस्टेबिलिटी अगर पॉजिटिव एंड पे ग्रोइंग भी हो रही है और श्रिंकिंग भी एक साथ हो रही हो। माइक्रोट्यूब्यूल स्विच करता है बैक और फोर्थ, कभी आगे कभी पीछे जाके, इसको टिप्स रेगुलेट करता है, वो अलग चीज़ें बाद में बताएंगे। और न्यूक्लियर अगर ऑलरेडी बनी हो तो इसके अंदर ये वाला फेज एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 लगती है। अब यहाँ पे तो ये सब था, ये यहाँ पे क्या होता है, माइटोटिक
वो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होता है। इसमें कुछ ना कुछ मटेरियल पड़ा होता है, मॉर्फस मटेरियल, ठीक है, या सेंट्रोसोम का या पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स पड़ा होता है, ये कह लो। उसके अंदर कुछ प्रोटीन मिलता है, गामा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है, गामा के ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलते हैं, ठीक है। ये इंटरफेस में क्या करते हैं, न्यूक्लिएशन का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर जैसे प्लांट है जिसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, तो उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बनेंगे, उसमें भी बनते हैं। उसमें कैसे बनते हैं, क्योंकि अमॉर्फस मटेरियल तो प्रेजेंट है ना। सेंट्रियोल होने का मतलब है कि उसके पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ऑलरेडी, ये 3 न्यूक्लियस बने पड़े हैं, तो बस उसको आगे बनाना है, उसका लैग फेज हट जाएगा। सेंट्रियोल होने का मतलब ये खुद एक न्यूक्लियस है सेंट्रियोल, ठीक है। इसके जैसे हमने प्रोटीन पढ़े थे, ये एक्टिनिन, फिब्रिन, लूज, हाई एंक्रीन के लिए ट्रैपोमोड्यूलिन प्रोटेक्ट करता है, कैप जेड पॉजिटिव को, जेलेसिन डीपोलिमराइजेशन करता है, ये था। ऐसे यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन है। अगर उसको मेरे को माइक्रोट्यूब्यूल स्टेबल चाहिए, मतलब मुझे क्या कराना है, डीपोलिमराइजेशन को तो रोकना है और पॉलीमराइजेशन बनाए रखनी है। तो आएंगे उसमें मैप 1, मैप 2, मैप 4, टाउ और क्लिप 170। मैप 1 क्या करता है, डेंड्राइड और एक्सोन में स्टेबल करके रखता है। मैप 2 डेंड्राइड को, मैप 4 सारी सेल को, टाउ भी सबको, मास सेल या कह लो क्लिप 170 भी सबको, ये तो सबको करते हैं। मैप 1 डेंड्राइड और एक्सोन वगैरह के लिए। डीस्टेबलाइजिंग मतलब डीपोलिमराइजेशन कराना है और पॉलीमराइजेशन रोकना है। कैपेटिन है, वो ज़्यादातर सेल में डीस्टेबलाइजेशन का काम करता है। और OP18 या स्टेटिनिन है, वो भी डीस्टेबलाइजेशन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये ड्रग्स थे कुछ, किसके लिए, माइक्रोफिलामेंट के लिए, जो पॉजिटिव एंड पे अगर बाइंड कर गया साइटोचलाइजिन पॉजिटिव पे, तो उसका डीप पॉलीमराइजेशन कम हो रहा होगा। फेलॉइडिन एक्ट करता है, प्रिवेंट करता है डीपोलिमराइजेशन को। स्विन हॉल प्रोटेक्ट वो करता है पॉलीमराइजेशन को। लैंडरगोलिन क्या करता है, GTP के साथ, GATP के साथ बाइंड करके इनहिबिट करता है। तो ये इनहिबिट है, ये पॉलीमराइजेशन ये भी, ये पॉजिटिव कर रहा है तो ये भी इनहिबिट है। अब सेम ऐसे यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब डीपोलिमराइजेशन कराएंगे, और ये प्रिवेंट कर रहे हैं डीस्टेबलाइजेशन को, मतलब ये पॉलीमराइजेशन कराएंगे। तो जो हमारा पॉलीमराइजेशन कराने वाले वो होता है टेक्सोल, मतलब ये प्रिवेंट डीस्टेबलाइज होने से रोक रहा है कि टूटो मत। तो अगर टेक्सोल दे दिया ना, तो क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम ऐसे इसको यहाँ से तोड़ रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल तो बन ही नहीं रहे, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल बने हुए हैं, टूट नहीं रहे। कैसे, जैसे ये हमारा सेल है, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल आ रहे हैं, ठीक है, ये रहे माइक्रोट्यूब्यूल, और ये हमारे क्रोमोसोम है, इसमें XX लगा देती हूँ, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। उसके बाद भाई जब अगर इसके में डीपोलिमराइजेशन नहीं होगा, ये शॉर्ट नहीं होगी, तो ये पीछे पीछे कैसे खींचेंगे। तो इसलिए टेक्सोल देने पे क्या होता है, डीस्टेबलाइजेशन रुक जाती है, क्योंकि अगर ये पहले इतने हैं, फिर क्या होएगा, इनको इतना टूटना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इनको इतना रिमूव होएगा, तो ये क्या होएगा, ये इधर खींच जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम खींच जाएंगे। तो डीस्टेबलाइजेशन वो नहीं कर रहा, टेक्सोल नहीं कर रहा डीस्टेबलाइजेशन, मतलब वो पॉलीमराइजेशन बनाए रख रहा है। इससे क्या कमी आ रही है, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो रहे। और जब डीपोलिमराइजेशन कराएंगे जैसे कॉलेजिसिन, तो सेल डिवाइड कर जाता है। इसलिए किसी भी सेल में हैप्लॉइड में कॉलेजिसिन देते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, तो डिप्लॉइड कंडीशन कर देता है। कॉल्सिमिड, विनब्लास्टन, विनक्रिस्टिन, नोकाडाजोल, ये सारे के सारे क्या है, प्रिवेंट कर रहे हैं स्टेबलाइजिंग को, मतलब ये सब तोड़ने वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल को। कॉलेजिसिन, कॉल्सिमिड, विनब्लास्टन, विनक्रिस्टिन, नोकाडाजोल, ठीक है। अब यहाँ मोटर प्रोटीन क्या था हमारा, मोटर प्रोटीन था एक्टिन में मायोसिन, यहाँ पे काइनेसिन और डायनिन। अब इसकी कहानी पढ़ते हैं। काइनेसिन 14 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से 12 तो एंड टर्मिनल होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, 13 इंटरमीडिएट होता है, और जो आखिरी वाला 14th काइनेसिन है वो C टर्मिनल होता है, बट वो नेगेटिव होता है, ठीक है, ये सब पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद डायनिन की बात करिए, ये नेगेटिव होता है, काइनेसिन पॉजिटिव, डायनिन नेगेटिव, बट काइनेसिन का 14th वाला कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसको उसी के अकॉर्डिंग नाम दे रखे हैं। 12 पहले एंड टर्मिनल वाली पॉजिटिव है, 13 वाला इंटरमीडिएट है, वो भी पॉजिटिव है, लेकिन 14th वाला नेगेटिव है और वो C टर्मिनल है। इनके पास क्या होता है, 4 हैवी चेन होती है, जो काइनेसिन 5 है उसकी बात कर रही हूँ, 4 हैवी चेन होती है और 4 लाइट चेन होती है, ठीक है। और क्या होता है, नॉर्मली बाकी सबके पास 2 हैवी चेन या 2 लाइट चेन होती है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक्सेप्शन केस है, ये वाला काइनेसिन 5th के पास 4 हैवी और 4 लाइट चेन होती है। और अगर हम इसकी बात करें डायनिन, इसके पास हैवी में 2 या 3 होंगे, लेकिन लाइट तो बहुत वेरी करने वाली है, नेगेटिव के केस में बहुत कैरी करने वाली है। और डायनिन डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं करता, ये एक प्रोटीन की मदद से कंटेक्ट कर पाता है। उस प्रोटीन का नाम है डायनेक्टिन प्रोटीन, 11 सब यूनिट का बना होता है। तो डायनेक्टिन को कैरी करता है और फिर आगे कोई भी मूवमेंट कराता है। तो काइनेसिन की बात करें, काइनेसिन 1 की बात कर रहे हैं। काइनेसिन 1 में क्या होता है, एक होता है लीडिंग और एक होता है ट्रेलिंग। मतलब अगर मैं काइनेसिन केस से बात करूँ, ये इसका वो हो गया हेड से चलते हैं ना काइनेसिन, तो कोई ना कोई इसमें से लीडिंग हेड होगा और कोई ना कोई ट्रेलिंग पीछे वाला हेड होगा। अब इसको ना पहले हम उसमें देख लेते हैं वीडियो में, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। काइनेसिन 1 क्या करता है, ATP यूज़ करता है। अब देखो ये सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल है, पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, ठीक है, अल्फा ट्यूबुलिन और ये बीटा ट्यूबुलिन। ये हमारा क्या काइनेसिन 1 का पार्ट है। ये इसका मोटर हेड है काइनेसिन 1 में, ये इसकी कॉल टू कॉल स्टॉक है, ये इसकी नेक लिंकर है जो फ्लेक्सिबल है, इसका बहुत बड़ा रोल है, इसी से मूवमेंट होती है। और ये दोनों साइड के ADP, ठीक है, और ये जो दिख रही है ATP है। ये आया B ट्यूबुलिन से बाइंड हुआ आगे वाला पैर, और इसकी ADP हटा दी,
बी ट्यूबलिन का ये काम है, इसकी एडीपी हट गई। एडीपी जैसी हटेगी तो फिर क्या होएगा, ये जो दिख रही है एटीपी ये आएगी और ये इससे आके बाइंड कर देगी किससे, जिसने पहले पैर रखा ना, जो अटैचमेंट पहले, वो है लीडिंग हेड, और जो बाद में उसको बोलते हैं ट्रेलिंग हेड। ठीक है, तो एटीपी इस पे आके लग गई। अब क्या होएगा, ये जो नेक लिंकर है ना, इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होएगा। और वो कन्फर्मेशनल चेंज कैसे होएगा, जैसे 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो रखा है, ये है हमारी एडीपी और ये एटीपी। ठीक है, ये पीछे चला गया और ये आगे आ गया। ठीक है, ये हुए यहाँ पे। और पहले ये था कैसा, पहले ये दिख रहा है ये वाला, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये एडीपी और यहाँ पे ये एटीपी जब लगी ना, तो ये वाला कन्फर्मेशनल चेंज और ये आगे आ गया पैर। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला ट्रेलिंग एंड था, आगे आने के बाद ये क्या बन जाएगा, लीडिंग वाला। तो अब इसको आगे करते हैं। अभी जो लीडिंग हेड बना है ये प्रीवियसली ट्रेलिंग वाला था, और जो अब ट्रेलिंग बनेगा और वो प्रीवियसली क्या था, लीडिंग, और इसकी एडीपी हट गई। ठीक है, तो ये जो ट्रेलिंग पीछे वाला एंड है, अब इसकी एटीपी थी, इसके बाद इस एटीपी को हाइड्रोलाइज करेंगे और फिर से इस कन्फर्मेशनल चेंज होगा और ये वापस आगे आ जाएगा। आप देखते हैं इसमें लीडिंग स्ट्रैंड है जिसके पास एडीपी है। एडीपी का काम क्या है, वो बी ट्यूबलिन यूनिट से बाइंड करेगी और इंड्यूस करेगी एटीपी का रिमूवल। जैसे एटीपी रिमूव हुई, एटीपी आके बाइंड हो जाएगी। इससे कन्फर्मेशनल चेंज होएगा किसके अंदर, नेक लिंकर के अंदर। नेक लिंकर क्या करेंगे, जो फ्रंट वाला लीडिंग है उसको बाइंड करा देंगे, जो पीछे वाला था ना पहले ट्रेलिंग, और जिसके पास क्या है एडीपी, और जो आगे वाले जिसके पास एटीपी है। एटीपी बाइंड होने के बाद से जो कन्फर्मेशनल चेंज आया, नेक लिंकर क्या करेंगे, इसको फ्रंट में कर देंगे लीडिंग वाले को। ठीक है, और बाइंड करेगा और इंड्यूस करेगा एडीपी का रिमूवल। पीछे वाला आगे आ जाएगा और उसका भी एडीपी रिमूव होएगा। तो जो ट्रेलिंग वाला जिसके ऊपर एटीपी लगी हुई है, प्रीवियसली लीडिंग रहा था जो, वो पीछे चला गया एटीपी। अब इस एटीपी का हाइड्रोलाइज होगी और वापस से बी यूनिट से अटैच हो जाएगी। एडीपी के फॉर्म में क्या होता है, अटैचमेंट होता है ना, तो एडीपी फॉर्म में ये वापस लीडिंग बन जाएगी और फिर से ये सारा प्रोसेस चलेगा। उसके बाद है हमारा काइनेसिन 13 और 7। ये क्या करते हैं, ये काइनेटोकोर बनाते हैं। ठीक है, काइनेटोकोर का काम क्या है, एनाफेज में पुल करता है। पुल करने के लिए डिपोलराइजेशन चाहिए होगा उसको। काइनेसिन 5 जिसकी 4 हैवी और 4 लाइट चेन थी, वो क्या करता है, आउटर वाले एंटीपोल की तरफ, आउटर वाला जो है ना एंटीपोल पे जाए, वहाँ से वहाँ पे करता है, पोलर वाले बनाता है, पोलर इंटर डिजिटल जो होते हैं। और 4 और 10 काइनेसिन ये भी पोलर बनाते हैं, लेकिन ये सेंटर वाले, जैसे ये सेल है, ये पोल्स है हमारे आउटर पोल में, यहाँ पे पोलर ये प्लस ये वाले इंटर डिजिटल पोलर ये बनाता है। और जो काइनेटोकोर है वो क्या बनाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये जो डायनिसिन है, डायनिन का काम क्या है, एस्ट्रल वाले बनाना। एस्ट्रल कहाँ बनते हैं, ये है यहाँ पे एस्ट्रल बनते हैं, बाहर साइड में, आउटसाइड में। तो जो वो है एस्ट्रल, ये क्या करते हैं, एक्टिन अटैच करते हैं एक्टिन से और सेल कॉर्टेक्स से। तो यहाँ पे जो एक्टिन पड़ा हुआ उससे अटैच करके रखते हैं एस्ट्रल वाले। ठीक है, डायनिन नेगेटिव होता है। डायनिन का काम क्या है, सीलर फ्लेचर जो हमने पढ़ा था उसमें, उसको बनाने में डायनिन का रोल है। जैसे एक्सोनीमे होता है, जो डायनिन का एक्सोनीमे है उसमें 9+2 जो सेंट्रल वाला है एक्सोनीमे, 9+2 और विद इन 2 होता है, डबलेट होता है ये। ठीक है, काइनेटोसोम और बेसाल बॉडी की बात करो तो उसके अंदर क्या होता है, 9+2 और ये ट्रिपलेट होता है। डायनिन में सिलिया और फ्लैजिला का एक्सोनीमे देखेंगे तो 9+2 डबलेट और 9+2 ट्रिपलेट है उसका बेसाल बॉडी या काइनेटोसोम बोल दो। लेकिन अगर सेट्रियोल की बात करें तो 9+0 बीच में कुछ नहीं, और वो जनरली ट्रिपलेट होता है, लेकिन ड्रोसोफिला के केस में वो डबलेट होता है। ये है, ये रहा। ठीक है, ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारे डबलेट दिख रहा है, डबलेट। इन दोनों को आपस में, 2 माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में नेक्सिन ने जोड़ रखा है। और ये रेडियल स्पोक्स है, ये इनर शीट है जिसमें 9, जैसे 9 होंगे, 9+2 दिखा रहा है। ये डाइनिन के आर्म है, डाइनिन दिख रहा है ना, ये पहले वाले से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, ये ए ट्यूब्यूल, ये बी ट्यूब्यूल, इन दोनों के ऊपर डाइनिन लगे हुए, आपस में नेक्सिन से जुड़े रेडियल स्पोक्स निकाल रहे हैं। बस यही है। ठीक है, ए और जो बी है ना, ये दोनों भी आपस में एक प्रोटीन से जुड़े हैं, इसको बोलते हैं टैक्टिन। और जो ए है, ए के ऊपर डाइनिन लगा हुआ है दिख रहा है। और जो बी है, ए है, वही नेक्सिन से भी जुड़ा है। ए डाइनिन से भी जुड़ा है, ए नेक्सिन से भी जुड़ा है, और ए फिर टैक्टिन से भी जुड़ा है। ठीक है, डाइनिन की बात करें तो ये कैसे चलता है, पावर स्ट्रोक्स पे चलता है ये। देखो क्या है इसमें, शुरू में जब रिलैक्सेशन रहता है तो उसको पोस्ट पावर स्ट्रोक कहते हैं। ये 1 मिनट रुको, इसको भी वीडियो से ही बता। ओके, तो ये स्टार्ट हो रहा है। ये इमेजिन ये एक वो है, फ्लैजिला दिख रहा है ना, स्पर्म सेल है सी अर्चिन का, स्विम कर रहा है। तो इस स्विमिंग जो पैटर्न बन रहा है ना, ये स्विमिंग का, इसको ही पढ़ने वाले हम, ये कैसे बीट करता है फ्लैजिला। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे,
ये आ गया वही एक्सोनीमे वाली यूनिट। ये डबलेट दिख रहा है, डबलेट है, डाइनिन आर्म है, ठीक है, और ये बीच में सेंटर में है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे देखूँगी, इस वाले पोर्शन को देखने जा रहे हैं हम, जो पूरा माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक मिनट, इसी को प्री पावर स्ट्रोक क्या होता है? जब वो प्री पावर स्ट्रोक होता है मतलब वो अनबाउंड है, बाउंड नहीं हो रखा अभी डाइनिन से। जो डाइनिन से है ना वो अभी बाउंड नहीं है, ठीक है। जैसे ही डाइनिन बाउंड करता है आगे वाले से तो वो उसकी तरफ कंट्रैक्ट होता है। अगर स्ट्रक्चर याद हो तो ऐसे बना हुआ था ना, ये है, ये डबलेट है, फिर ये एक डबलेट है, इसका डाइनिन इस वाले से कनेक्ट करता है। तो जब डाइनिन अनबाउंड है तो प्री पावर स्ट्रोक कहेंगे उसको। ये सी अर्चिन का स्विम कर रहा है, हम ये पढ़ रहे थे कि ये कैसे चल रहा है। तो ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला को अगर हम देखेंगे तो ये एक्सोनीमे की यूनिट दिख गई। ये डबलेट दिख रहा है, ठीक है, और बीच में 9+2 का अरेंजमेंट है। डबलेट है, डाइनिन आर्म ए वाले में होगी, इनर डाइनिन आर्म ये रही। अब इसी इनर डाइनिन आर्म को ही देखेंगे, ये जो इनर डाइनिन आर्म है, ठीक है। ये इमेज है, टोमोग्राफी की इमेज है, इलेक्ट्रॉनिक टोमोग्राफी की इमेज डाइनिन की। डाइनिन कैसे वर्क कर रहे हैं, दिख रहा है वर्क कैसे कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले देख रहे हैं ये इससे पहले अटैच हुए डाइनिन आपस में, तो क्या चल रहा है। और पोस्ट पावर स्ट्रोक रिलैक्स हो गए डाइनिंग, प्री पावर स्ट्रोक अनबाउंड हो गए। अब फिर से क्या चला, पोस्ट पावर स्ट्रोक, ये रिलैक्स्ड। तो इनहिबिटरी सिग्नल क्या है, जब वो इससे अटैच नहीं हो रहे। कहाँ, ये देखो इससे अटैच नहीं हो रहे, ये इनहिबिटरी सिग्नल है। अगर ये देखा जाए यहाँ इनहिबिटरी सिग्नल है तो यहाँ एक्टिव है, और यहाँ इनहिबिटरी सिग्नल है तो यहाँ एक्टिव है। तो ये ऐसे स्विच मैकेनिज्म चलता है, माइक्रोट्यूब्यूल में स्विच चलता है बैक एंड फ्लो का, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो अगर यहाँ इनहिबिटरी सिग्नल आया तो इधर से बेंड हो गई, ठीक है, और ये एक्टिवेट रहा। और अगर मैं यहाँ पर इनहिबिटरी सिग्नल ले आऊँ तो इधर से बेंड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अब इनहिबिटरी सिग्नल आ रहा है तो बेंडिंग आ गई, और उधर नॉर्मली चलेगा। तो ऐसे ही चलता रहता है, इनहिबिटरी सिग्नल कहाँ आ रहा है और कहाँ नहीं, और ऐसे ये बीट करता है फ्लैजिला। ये दिख रहा है बीटिंग, यहाँ आया तो इस तरफ से मुड़ा, सेम ऐसे ही ऐसे मूव कर रहा है। इनहिबिटरी सिग्नल फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर बनेगा, ठीक है, ये ऐसे मूव करता है। तो अब डाइनिन को देखें हम नॉर्मल वर्ड्स में, अगर वो रिलैक्स है तो वो पोस्ट पावर स्ट्रोक दे रहा है। पोस्ट पावर स्ट्रोक देने के बाद वो रिलैक्स हो गया, ठीक है, पोस्ट बाद में। फिर वो अनबाउंड हुआ तो ये प्री पावर स्ट्रोक है। स्ट्रोक देने से पहले वो अनबाउंड रहेगा, तो बाउंड होएगा, एक दूसरे से बाउंड करेंगे ना डाइनिन ऐसे, ये है, ये है, और ये है, ये डाइनिन की आर्म है। ये जब अटैच होएगा बाउंड करेगा। अनबाउंड तो स्टेट हुआ है पावर स्ट्रोक देने से पहले, रिलैक्स जब पावर स्ट्रोक देने के बाद बीच में बाइंड करेगा और उसको एकदम से पावर स्ट्रोक दे देगा, ठीक है। उसके बाद फिर रिबाउंड होएगा और उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा, फिर अनबाउंड होएगा, फिर रिबाउंड होएगा। ये चलता रहता है। साथ में क्या चलता है इसमें, एक मिनट, साथ में चलता है इनहिबिटरी और एक्टिवेटिंग सिग्नल। इनहिबिटरी सिग्नल बेंड कराता है और फिर इसकी वजह से अल्टरनेट फ्लैजुलर में बेंडिंग होती है, वेव लाइक मोशन होता है और बेंडिंग होती रहती है। बस यही था इसमें। अब हम करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में खास बात क्या है, 10 नैनोमीटर का होता है। ये प्लांट में भी नहीं मिलता, फंजाई जो ये सब कर रहे थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता। ना प्लांट में मिलता है, ना फंजाई में मिलता है, ना सेल मोटिलिटी में कोई हेल्प करता है, ना डिटर्जेंट में, सॉरी सेल मोटिलिटी में कोई हेल्प नहीं करता। और डिटर्जेंट अगर दे दो ना, अगर हम एक सोल्यूशन में साइटोस्केलेटन डाले और डिटर्जेंट डाले तो माइक्रोफिलामेंट भी खराब हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल भी खराब हो जाएंगे, लेकिन इंटरमीडिएट नहीं होते। तो मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चरल में या मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये पोलैरिटी भी नहीं होती, एटीपी भी नहीं चाहिए होती, कोई हेलिकल नहीं होता, कुछ पोलैरिटी नहीं होती इसकी, बस मैकेनिकल सपोर्ट देता है ये। इसका इतना सा काम है। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो पहले मोनोमर होता है, फिर डाइमर बनता है, फिर टेट्रामर बनता है, फिर प्रोटो, और प्रोटो से इंटरमीडिएट फिलामेंट बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके भी बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। इसके जो बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एसोसिएटेड प्रोटीन है ये। माइक्रो फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएट कराते हैं ये वाले इंटरमीडिएट वाले। जैसे लेमिन्स आ गए, ये सेल के न्यूक्लियस के लिए होते हैं, कैराटिन एसिड बेट या एपिथेलियल सेल में होते हैं। टाइप 3 विमेंटिन वाइट ब्लड सेल में, वेसल्स में, एपिथेलियल फाइब्रोब्लास्ट में। डायस्माइन स्टेबलाइज करते हैं साक्रोमियर को। ग्लीलियल फाइब्रिली एसिडिक प्रोटीन, देखो एक बड़ा टाइप्स देख लो सारे। इंटरमीडिएट फिलामेंट के 4 टाइप दिख रहे हैं, लेमिन्स, कैराटिन, टाइप 3 और न्यूरोफिलामेंट। जो लेमिन्स है वो न्यूक्लियस में होते हैं और बाकी सभी सेल्स में होता है। कैराटिन एपिथेलियन में मिलता है स्ट्रेंथ करने के लिए। टाइप 3 कितने टाइप के होते हैं, विमेंटिन, डेस्मीन, GFAP और पेरिफेरल 3। तो जो विमेंटिन है ना, ये ब्लड वेसल्स में, फाइब्रोब्लास्ट मतलब मसल्स में, और एपिथेलियल, तीनों चीज़ ले लो, ब्लड, एपिथेलियल और फाइब्रोब्लास्ट मतलब कनेक्टिव टिश्यू। डेस्माइन ये सार्कोमियर को स्टेबलाइज करता है। ग्लियल फिब्रिली एसिडिक प्रोटीन GFAP ये ग्लियल या एस्ट्रल सेल को करता है स्टेबलाइज। पेरिफेरल 3 ये न्यूरॉन में मिलता है, ये वाला इंटरमीडिएट फिलामेंट। न्यूरोफिलामेंट 3 टाइप के होते हैं, LMH, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक्सोन से पहले सबसे पहले प्राइमरी स्केलेटन बनाते हैं, एक्सोन बनाते हैं, एक्सोन का प्राइमरी स्केलेटन। बस इसमें और आगे कुछ नहीं है, हाँ इसमें और कुछ नहीं है।
साइटोस्केलेटन में एक ये छोटी सी और बात है कि जो पॉजिटिव एंड होता है वो 0.1 होता है और जो नेगेटिव एंड होता है उसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन 0.6 होती है। ये हमें कैसे पता चला? कैपिंग एक्सपेरिमेंट से पता चला। कैपिंग एक्सपेरिमेंट में क्या है, जब हमने पॉजिटिव एंड को कवर करा ना तो नेगेटिव एंड सिर्फ 0.1 बना पा रहा था, लेकिन जब हमने नेगेटिव एंड को कवर करा तो पॉजिटिव एंड 0.6 बना पा रहा था। तो अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूँ ना, नेगेटिव की 0.1 और पॉजिटिव की 0.6 आ रही है, तो यहाँ पे ऐसे, हाँ, तो यहाँ पे क्या होएगा, पॉजिटिव की 0.6 और नेगेटिव की 0.1 आ रही है ना, तो भाई इन दोनों में कितना डिफरेंस है? अगर ये 1 है तो ये इसका 6 गुना ज़्यादा है। तो नेगेटिव को कितना, 1 इस वाले को, नेगेटिव को 6 गुना ज़्यादा काम करना पड़ेगा पॉजिटिव के 1 को आने के लिए। तो अगर साइटोप्लाज्म में कंसनट्रेशन 0.3 है, फ्री माइक्रोफिलामेंट की माइक्रोट्यूब्यूल की कंसनट्रेशन क्या है? 0.3 है, तो 0.3 इससे ज़्यादा है और इससे कम है। इसके अकॉर्डिंग क्या है? कम है। साइटोप्लाज्म में अगर मैं इसको देखूँ ना तो साइटोप्लाज्म में कम दिख रहा है, तो भाई ये कहेगा तू मुझे दे दे, तो ये डीपोलामराइज होना शुरू हो जाएगा नेगेटिव एंड। और पॉजिटिव एंड पे अगर इन दोनों को कंपैरिजन में करूँ तो ज़्यादा है, तो कहेगा तू तो भाई ले ले, इसलिए इस पर ज़्यादा वो होती है, क्या होती है? पॉलीमराइजेशन, इस रेशो की वजह से। अगर साइटोप्लाज्म में क्या है, 0.1 है, तो 1 है, इसमें तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, वो डीपोलीमराइज हो जाएगा नेगेटिव एंड। 0.8 है तो इधर तो पॉलीमराइजेशन होएगा, और इधर क्या होएगा, इधर भी पॉलीमराइजेशन होएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.6 है, यहाँ 0.1 है, तो दोनों से ही 0.8 का नंबर बढ़ा है, तो इधर भी पॉलीमराइजेशन, नेगेटिव एंड पे भी पॉलीमराइजेशन।